अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हों। हमने ना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फाइनल टर्म की MT 621 की, जिसका पार्ट नंबर 2 ये है। पार्ट नंबर 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो मुझे उम्मीद है फिर आगे से आपका कोई मसला नहीं होगा समझने में। तो पहले आप अपने बेसिक क्लियर कीजिएगा पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। डिटरमाइन वेदर दी फंक्शन f इंटू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल है a और b का। तो हमने उसे एक बेसिक रीज़न बतानी है। तो सबसे पहली रीज़न है कि हमारा यही फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो दूसरी रीज़न थी इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन, जिसमें ये है कि अगर हमारा फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसे हम रीमन इंटीग्रेबल भी कहते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस यही थी कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस बट नॉट लेप्लेस कंटिन्यूस। तो हमने एक खुद से एक एग्जांपल लिखनी है जो इसमें हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूस हो लेकिन वो लेबलाइज कंटिन्यूस ना हो। तो उसकी एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये 0 और इन्फिनिटी पे जो है ना वो इन्फिनिटी वाले टर्म है। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि हमारा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है 0 और फाइनाइट इंटरवल पे। अगर इसी हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं वो अनबाउंडेड है कि अगर हमारी x अप्रोचेस टू 0 है तो उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट ना होने की वजह से वो लेप्लाइज कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता। तो हम इस वजह से कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन जो है वो लेप्लाइज कंटिन्यूस नहीं। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है स्टेट दी रूलेस थ्योरम। रूलेस थ्योरम क्या है? मैंने शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसे ज़रा शॉर्ट ही लिखा है, इतना लेंथी नहीं लिखा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल। फंक्शन f इंटू एक्स सेटिस्फाइड दी फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी उसकी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और दूसरा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर हमारा क्लोज और ओपन इंटरवल दोनों इक्वल हैं लेकिन उस पे जब हम एटलीस्ट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग करता है और ए बी इंटरवल को सच डैट अगर हम उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं वो आंसर 0 आ जाता है। फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास क्लोज इंटरवल होना चाहिए लेकिन डिफरेंशिएबल का ओपन इंटरवल होना चाहिए, और ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए। दोनों फंक्शंस आपके जो है ना वो इक्वल होने चाहिए अगर आप इंटरवल्स को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आंसर आपका जो है वो 0 आना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस थी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है डिफाइन दी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है। ये सबसे पहली चीज़ है कि हमारा पॉइंट जो है ना वो x c के इक्वल होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इसमें लिमिट पुट करें तो वो एग्जिस्ट करे, मतलब आंसर आपका 0 नहीं आए, मतलब कोई नंबर ज़रूर आए। थर्ड कंडीशन थी कि वो अनडिफाइंड हो, ठीक है। अनडिफाइंड हो मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सॉरी, 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि रीडिफाइनिंग दी f इंटू सी एज द लिमिट x अप्रोचेस टू c f इंटू फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इज़ कंटिन्यूटी एम्प्लॉइंग डिफरेंशिएबिलिटी। क्या हम कंटिन्यूटी को एम्प्लॉय कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे? तो इसकी रीज़न है कि नहीं कर सकते। सबसे पहले मेन रीज़न है कि कोई भी हमारा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता सम पॉइंट्स पे, सर्टेन पॉइंट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक लिया है फंक्शन जो कंटिन्यूस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल अगर हम इसका ले रहे हैं तो x इज़ इक्वल टू 0 है ड्यू टू शार्प कॉर्नर एट द पॉइंट। मीन बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम इसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते
पहली रीज़न आपको बताई कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता कुछ पॉइंट्स पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉइंट सी लेना है तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम उसका डिफरेंशियल लें तो वो ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्टेटमेंट आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लिखनी है। तो चलते हैं स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट है कि हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी इंटरवल पे, फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेबल पे, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन और डिफरेंशिएबल भी कर सकते हैं इसी इंटरवल पे, जबकि हमारा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है ना वो इक्वल आए। दूसरा इसका फंडामेंटल ये था कि वो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी हो, सेम उसी तरह एंटी डेरिवेटिव जो है उसका एफ़ इंटू बी माइनस एफ़ इंटू ए हो, ठीक है। मतलब वही चीज़ जब आप इसे इसके अंदर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन लेने के बाद किसी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस क्या हैं। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमारी ना तो वो इंक्रीजिंग हो उसके अंदर, ना वो इतनी ज़्यादा डोमेन डिक्रीज़ हो, ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग हो उस फंक्शन की इतनी ज़्यादा डोमेन के अंदर, ना ही डिक्रीज़ हो। तो हमारा फॉर एग्जांपल मोनोटोनिक के लिए इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे फर्स्ट वेरिएबल से सेकंड जो है ना वो लेस देन होगा या इक्वल होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा सेकंड जो है ना वो ग्रेटर देन हो फर्स्ट से या इक्वल हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये मोनोटोनिक फंक्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है और डिक्रीजिंग हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहे हैं डिफाइन अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल बेसिकली हम बोलते हैं अपर इंटीग्रल के लिए हम स्पर्मियम को यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे है हमारी कोई भी इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, बेसिक अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को याद रखें, मतलब ऐसे फंक्शन जिसके ये देखें ये वाली चीज़ हमारे रिप्रेजेंट करती है, ये अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल में क्या है कि हम यूज़ करते हैं मतलब स्पर्मियम को। स्पर्मियम का मतलब होता है, स्पर्मियम फंक्शन का मतलब होता है एटलीस्ट जो है ना उसके पॉइंट्स है, मतलब कम से कम अपर पॉइंट्स को हम कहेंगे, ठीक है, स्पर्मियम। और उससे बाद है प्रीमियम। इन दोनों के कंसेप्ट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा को हम कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो अपर पॉइंट में बड़ी वैल्यू होगी उसको हम ज़्यादा वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे इंफीमियम। और स्पर्मियम कहते हैं जो कम से लीस्ट पॉइंट्स होते हैं अपर लिमिट्स के, ठीक है, अपर पॉइंट्स के। तो बेसिकली यही था हमारे पास अपर पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपने अच्छे से रीड करके जाना है। एक है अपर इंटीग्रल, दूसरा है लोअर इंटीग्रल। वैसे अगर मैं आपको एक डिफाइन से भी ये चीज़ क्लियर कर दूं, कहता है ऐसा फंक्शन जो इंटरवल हो, जिसका इंटरवल हो ए और बी और वो डिफ़ाइन करें इंफीमियम पे, मतलब ग्रेटेस्ट अपर वैल्यू हो उस फंक्शन की। तो अपर सम ओवर ऑल पॉसिबल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल्स। तो वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रीड किया ताकि जब आप रीड करें तो कोई मसला ना हो, मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 देखा है तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि उसमें हमने फंक्शन तो इस तरह का था लेकिन उसमें हमने x के ऊपर स्क्वायर पढ़ा था। तो ये वही उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है सारे प्रोसेस को, लेकिन हमारे पास यहाँ x1 x2 के साथ यहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ हमने यहाँ 2 लगाया था, ठीक है। अब हमारे पास 2 कॉमन मैंने तो उसको ले लिया। इसके बाद है कहता है कि हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन है हमारे डेल्टा से। यहाँ भी डेल्टा है, यहाँ कुछ साइन नहीं से शो कर रहा लेकिन मैंने लिख दिया, जब आप करें तो आपको मसला ना हो, ठीक है। यहाँ भी जो है वो यहाँ इम्पल्शन आएगा, यहाँ भी इम्पल्शन आएगा, ठीक है, उसका साइन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। डेट द एम्प्लॉय ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 2x is uniformly continuous on entire real line।
उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें है फाइंड डेरिवेटिव बाय चेन रूल एच इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। इसमें हमने किया 1/x को लिया कि ये u के इक्वल है और अगर इसका डेरिवेटिव ले तो -1/स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला है कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है साइन 1/x, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos 1/x आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन आपको गिवन उसने दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1/x² आ जाएगा। अब -1/x² को आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं cos 1/x। यहाँ तक ही था हमारा MTH 621 की फाइनल टर्म का पार्ट नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस की अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस की होगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप इसी चैनल के बारे में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।